इसकी स्थापना 1917 और जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी वो 1919 में की गई थी। ठीक है, तो इस आयोग की जब हम बात करते हैं तो इस आयोग ने विशेषकर जो ध्यान केंद्रित किया वो आपके माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया। ठीक है, किस पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया? जो बात की इसने वो कहा कि यदि हमें विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार करना है तो उसके लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले हम माध्यमिक स्तर की शिक्षा को सुधारें। जब तक हम माध्यमिक स्तर की शिक्षा को नहीं सुधारते तब तक विश्वविद्यालय स्तर पर आप बेहतर शिक्षा नहीं उपलब्ध करा सकते। इसलिए माध्यमिक स्तर पर कार्य करना बहुत जरूरी है। ठीक है, और साथ ही उन्होंने क्या कहा कि जो माध्यमिक स्तर और जो विश्वविद्यालय स्तर इसके बीच में एक मध्यस्थ वाला जो काम करता है वो काम करता है इंटरमीडिएट कॉलेज। तो इस किस्म से इंटरमीडिएट कॉलेज यानी कि जो 12वीं की शिक्षा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया इंटरमीडिएट के लिए, यानी 12वीं के लिए भी कॉलेज शब्द का इस्तेमाल किया गया और ये कहा गया कि हाई स्कूल की शिक्षा से के साथ आपकी इंटरमीडिएट की शिक्षा को जोड़ दिया जाए और माध्यमिक शिक्षा के सुधार पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए। अब ये सैडलर आयोग या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग क्या है, किस लिए इसकी स्थापना की गई, इन सारी बातों को हम यहाँ पर बारीकी से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यह हायर एजुकेशन का ही यूनिट है जिसमें हम हायर एजुकेशन में आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इन विभिन्न स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जितने भी आयोग स्थापित हुए उसमें क्या इनकी सिफारिशें थी, क्या रिकमेंडेशन थी और मुख्य सुझाव क्या दिए हैं इन्होंने, इनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं क्या है सैडलर आयोग या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग। स्थापना किस कारण से हुई थी? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को देखने और उनमें सुधार करने के लिए आपके सैडलर आयोग या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की गई थी। अब स्थापित इसलिए किया गया था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को देखे, लेकिन लगभग भारत में उस समय व्याप्त जितने भी विश्वविद्यालय थे वो सब एक ही समस्या को से जूझ रहे थे। तो उन सभी समस्या, एक कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या का आकलन करके उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि लगभग सभी विश्वविद्यालय इस तरीके की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हमें विश्वविद्यालय स्तर पर जो जो समस्या कलकत्ता विश्वविद्यालय में देखने को मिली उन्हीं का निवारण उन सभी विश्वविद्यालयों में किया गया। ठीक है, तो ये क्या है हम इसको देख लेते हैं। 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन करने के लिए, उस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक आयोग नियुक्त किया गया। किसके लिए यह आयोग नियुक्त किया गया? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए। ठीक है, अब क्योंकि ये आयोग M.E. सैडलर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था इसलिए इस आयोग का नाम दे दिया गया सैडलर आयोग। ठीक है, आपने ध्यान में रखना है कब स्थापित किया गया? 1917 में स्थापित किया गया। किसकी अध्यक्षता में स्थापित किया गया? M.E. सैडलर की अध्यक्षता में स्थापित किया गया। उद्देश्य क्या था इसकी स्थापना का? कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को उजागर करना, देखना किस समस्या से कलकत्ता विश्वविद्यालय जूझ रहा है। ये चीजें आपने यहां पर देख ली। आयोग को M.E. सैडलर की अध्यक्षता में नियुक्त किया गया था जो कि लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग में 2 भारतीय सदस्य भी रखे गए। ठीक है, वो 2 भारतीय सदस्य कौन से थे? सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद। ये नाम आपने याद रखने हैं कि सैडलर आयोग के 2 भारतीय सदस्य कौन थे। पहला नाम है आपका आशुतोष मुखर्जी, दूसरा नाम है आपका जियाउद्दीन अहमद। ठीक है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग ने बताया कि विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए सबसे पहले किस पर काम करना होगा? माध्यमिक शिक्षा की स्थिति को सुधारना होगा। जब माध्यमिक शिक्षा की स्थिति सुधरेगी तभी हम विश्वविद्यालय स्तर पर अच्छी शिक्षा जो है वो मुहैया करा पाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अगली चीज क्या कह रहे हैं? आयोग ने सभी विश्वविद्यालय केंद्रों का दौरा किया और 17 महीने बाद 1919 में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत की। क्या किया इसने? जितने भी विश्वविद्यालय उस समय भारत में मौजूद थे उन सभी का दौरा करके क्या समस्याएं सभी विश्वविद्यालय जूझ रहे हैं, किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, इन पर एक रिपोर्ट तैयार की और इस रिपोर्ट को 17 महीने की स्टडी करने के बाद 1919 में रिपोर्ट को प्रस्तुत कर दिया गया। रिपोर्ट में भारत में माध्यमिक, कॉलेजिएट और विश्वविद्यालय शिक्षा की शैक्षिक समस्याओं का एक महत्वपूर्ण और व्यापक सर्वेक्षण देने के लिए 13 खंड जो है इसमें शामिल किए गए।
जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें 13 खंड थे, ठीक है, यानी 13 वॉल्यूम थे, 13 खंड थे। इस रिपोर्ट ने क्या किया, भारत की माध्यमिक शिक्षा का भी सर्वेक्षण किया, कॉलेज लेवल की शिक्षा का भी सर्वेक्षण किया और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का भी सर्वेक्षण किया और उन सभी का सर्वेक्षण करके उन्होंने सभी की समस्याओं को एक तरह से एनालाइज किया कि कौन कौन सी समस्याएं का वो सामना कर रहे हैं और लास्ट में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत कर दी, ठीक है। अब हालांकि यह केवल कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है, क्या कहा गया, स्थापित तो किस लिए किया गया था, कलकत्ता विश्वविद्यालय किन समस्याओं से जूझ रहा है उनको खोज निकालने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। लेकिन जिस समस्या को उसने अध्ययन किया, इस आयोग ने जिन समस्याओं का अध्ययन किया, यह पाया कि अन्य जितने भी भारतीय विश्वविद्यालय हैं वो भी इन तरह की सामान्य समस्याओं से जूझ ही रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसके सुझाव देश के अन्य विश्वविद्यालयों पर भी समान रूप से लागू होते हैं, क्योंकि जो कलकत्ता विश्वविद्यालय सामना कर रहा है जिस किस्म की समस्या का, अन्य भारतीय विश्वविद्यालय भी उस समय इस किस्म की समस्या का सामना कर रहे थे। इसलिए जो भी इस रिपोर्ट ने स्टडी की और उसके बाद स्टडी करने के बाद जो भी सिफारिशें दी, वो सभी सिफारिशें भारत में स्थापित उस समय के सभी विश्वविद्यालयों पर लागू की गई, ठीक है। इसलिए आयोग की रिपोर्ट के समग्र रूप से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास पर दूरगामी परिणाम पड़े। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सैडलर आयोग, क्योंकि इसने एक तरह से भारत की विश्वविद्यालयी शिक्षा को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रभावित किया, ठीक है। इसलिए हम इसका यहां पर अध्ययन कर रहे हैं इस आयोग का। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या सिफारिशें थी सैडलर कमीशन यानी सैडलर आयोग या फिर कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के अंतर्गत। पहली सिफारिश हम देख लेते हैं। सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की राय में माध्यमिक शिक्षा में बदलाव किए बिना शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना संभव नहीं है। इसलिए यदि आपको चाहिए कि आप विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में सुधार करना चाह रहे हैं, पहले किस पर काम करोगे, पहले आप माध्यमिक शिक्षा को सुधारने पर काम करोगे, क्योंकि यहीं से विकसित होकर के आगे हम अपनी विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में जा रहे हैं। अगली चीज क्या कही, इसलिए विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए माध्यमिक शिक्षा में कुछ मूलभूत परिवर्तन किए जाए, ठीक है। मूलभूत परिवर्तन के यहाँ पर सुझाव दिए गए। अगली चीज, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग ने सिफारिश की कि विश्वविद्यालय और माध्यमिक पाठ्यक्रमों के बीच में विभाजन रेखा मैट्रिक के बजाय इंटरमीडिएट की परीक्षा में खींची जानी चाहिए। यानी कि जो नॉर्मली क्या होता है, जब आप माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन की और आपकी हायर एजुकेशन जिसमें आप यूनिवर्सिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो इन सभी को इसमें आपका हाई स्कूल भी आ जाता है, उसके बाद आपका इंटरमीडिएट भी आ जाता है। तो उसने क्या कहा, ज्यादा हाई स्कूल पर नहीं बल्कि इनके बीच में जो विभाजन रेखा खींच रहा है वो इंटरमीडिएट यानी 12वीं कक्षा जो है वो एक विभाजन रेखा खींच रही है। किसके बीच में, माध्यमिक स्तर और आपके विश्वविद्यालय स्तर के बीच में। जो इंटरमीडिएट कॉलेज है यानी कि उस समय आपके 12वीं क्लास को भी एक तरह से इंटर कॉलेज का दर्जा दिया जाता था, यानी कि उसको भी कॉलेज शिक्षा का ही एक भाग माना जाता था। इसलिए यहां पर यह कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा में एक जो बीच की एक अलग अलग उनको डिवाइड करने का काम कर रहा है, वो हाई स्कूल नहीं, मेनली वो इंटरमीडिएट कॉलेज जो है वो उसको माना जाना चाहिए, ठीक है। और सरकार को एक नई प्रकार के संस्थान का निर्माण करना चाहिए जिसको नाम देना चाहिए इंटरमीडिएट कॉलेज। उसने क्या कहा कि भाई जो इंटरमीडिएट आप कहते हैं उसको इंटरमीडिएट कहने की जगह इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम दिया जाए, क्योंकि यही क्या कर रहा है, यही एक विभाजन रेखा खींच रहा है आपकी माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच में। इसलिए आप इंटरमीडिएट की परीक्षा को एक नया नाम दे दीजिए, ये नया नाम बदल करके क्या होगा, इंटरमीडिएट कॉलेज का नाम दिया जाना चाहिए। अगली चीज क्या कही, इन इंटरमीडिएट कॉलेज के पाठ्यक्रम में कौन कौन से विषय शामिल किए जाए उनकी यहां पर बात की गई। कहा कि कला से संबंधित, विज्ञान से संबंधित, इंजीनियरिंग से संबंधित और औद्योगिक शिक्षा से संबंधित पाठ्यक्रम को आपके इंटरमीडिएट में शामिल किया जाना चाहिए, ठीक है। अगली सिफारिश हम देख लेते हैं। अगली चीज क्या कह रहा है, मैट्रिक परीक्षा के बजाय इंटरमीडिएट परीक्षा पास करने के बाद छात्र विश्वविद्यालय में प्रवेश के हकदार हो जाएंगे। वो क्या कह रहे हैं, जैसे ही बच्चा 12वीं की क्लास पास करेगा, 12वीं की क्लास पास करने के बाद उसको विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा पर जाने की
अनुमति होगी। मध्यवर्ती राज्य के बाद डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि 3 वर्ष तक सीमित होनी चाहिए। क्या कहना है, जो आपका ग्रेजुएशन होता है उसका काल 3 वर्ष यहां पर निर्धारित किया गया है। आज के समय में भी आपका ग्रेजुएशन जो है वो 3 वर्ष का ही है ना। तो यही चीज यहां पर की गई थी। इसके लिए इंटरमीडिएट कॉलेज में 2 अलग अलग शाखाएं बनाई गई, पात्र छात्रों के लिए ऑनर्स डिग्री और सामान्य छात्रों के लिए पास कोर्स। यानी कि आपका एक पास कोर्स हो जाएगा और एक ऑनर्स कोर्स में आपके विश्वविद्यालय यानी ग्रेजुएशन की शिक्षा को विभाजित किया गया। अगली चीज हम देखते हैं, महिला शिक्षा को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया गया। सैडलर आयोग में महिला शिक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया गया और कहा गया भाई महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इनके लिए भी कुछ अलग से विश्वविद्यालय खोले जाएं। कई सुविधाओं के अलावा कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक विशेष महिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना की जाए। केवल महिलाओं के लिए क्या खोलने की बात करी, विशेष महिला शिक्षा बोर्ड की स्थापना की बात करी, जो कि अधिक से अधिक महिलाओं को स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम लेने में मदद करेगा। अगली चीज क्या है, कलकत्ता और अन्य विश्वविद्यालय में शिक्षकों के प्रशिक्षण और शिक्षा विभाग की स्थापना के लिए सुविधाओं का प्रावधान भी यहां पर किया गया। ठीक है, ये सारी चीजें थी। इसको हम एक बार शॉर्ट में फिर से जान लेते हैं कि आपका सैडलर कमीशन या फिर आपका कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने मुख्य रूप से क्या सुझाव दिए। पहली चीज जो कही वो ये कही, अगर आप विश्वविद्यालय शिक्षा की बात करते हैं तो उसकी बुनियाद जो है वो माध्यमिक शिक्षा में है। तो पहले फोकस करो कि माध्यमिक शिक्षा को सुधारो, उसके बाद आप विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार की बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बुनियाद कौन सी है, माध्यमिक शिक्षा ही आपकी विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की बुनियाद है। उन्होंने क्या कहा, दूसरी बात ये कही कि भाई माध्यमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा जो है उनके बीच में हाई स्कूल के स्थान पर आप इंटरमीडिएट को एक मीडिएटर कह सकते हैं, जो कि आपके विश्वविद्यालय तक पहुंचने में एक पुल का काम कर रहा है। ठीक है, किसको ज्यादा वर्चस्व दिया, इंटरमीडिएट की परीक्षा को ज्यादा वर्चस्व दिया और कहा कि इंटरमीडिएट की परीक्षा का नाम बदल करके इंटरमीडिएट कॉलेज रख दिया जाए। ठीक है, और साथ में क्या कहा कि महिला शिक्षा पर विशेष फोकस किया जाए। महिला शिक्षा के साथ साथ ये भी बात जोड़ी गई कि भाई आपके जो भी शिक्षक, चाहे वो माध्यमिक स्तर पर पढ़ा रहे हैं, चाहे वो हाई स्कूल में, चाहे वो इंटरमीडिएट में, चाहे वो विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ा रहे हैं, इन सभी में जो भी शिक्षक पढ़ाएं उनके प्रशिक्षण पर विशेष फोकस किया जाए। ठीक है, प्रारंभ में इसकी स्थापना क्यों की गई थी, कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं को देखने के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की गई थी। यह आपने ध्यान में रखना है। लेकिन क्योंकि उस समय समस्त भारत समान रूप से एक जैसी ही विश्वविद्यालय स्तर की समस्याओं का सामना कर रहे थे, तो जो रिपोर्ट आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने प्रस्तुत की, वो रिपोर्ट हम ये यहां पर इन्होंने ये माना कि लगभग समस्त भारत के विश्वविद्यालय यही समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए कलकत्ता विश्वविद्यालय ने जो सिफारिश दी वो भारत के समस्त विश्वविद्यालयों पर लागू हुई। ठीक है, ये था आपका सैडलर आयोग, जिसकी स्थापना 1917 और रिपोर्ट प्रस्तुत की गई 1919 में। संक्षेप में आपको ये समझा दिया है। अगला आयोग, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, इसके जितनी भी सिफारिशें थी उन सिफारिशों को किस तरह से शिक्षा व्यवस्था को प्रभावित किया, इनको भी हम एक बार देख लेते हैं। क्या प्रभाव हुआ, सबसे पहले विश्वविद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो गई। जैसे इसकी जो सिफारिशें आई, कलकत्ता विश्वविद्यालय की जो सिफारिशें आई, बात की गई विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को सुधारने की, और उसमें सबसे पहले क्या कहा कि आप ज्यादा से ज्यादा विश्वविद्यालय जो है वो भारत में खोलेंगे। ठीक है, अगली चीज, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग के सुझाव के कारण देश में अनेक नए विश्वविद्यालय खोले गए। ठीक है, संख्याओं की भी वृद्धि हुई और नए विश्वविद्यालय खोले गए, लेकिन केवल खोले नहीं गए बल्कि उनमें पढ़ाई, अकादमिक कार्य भी प्रारंभ हो गया। तो यही चीज हम कहेंगे, इनमें से जो विश्वविद्यालय खोले गए थे उस समय कौन कौन से थे, पटना, उस्मानिया, अलीगढ़, ढाका, लखनऊ, दिल्ली, आगरा, नागपुर, हैदराबाद और अन्नामलाई विश्वविद्यालय जो है वो उस समय खोले गए विश्वविद्यालय में से कुछ प्रमुख विश्वविद्यालय हैं। इनमें न सिर्फ विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ी बल्कि विभिन्न विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य भी शुरू हो गया। कई बार क्या होता है,
खाली बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो जाती है, लेकिन प्रॉपर रूप से वो उन्होंने चालू होने में कई समय लगता है। लेकिन यहाँ पर केवल संख्या ही नहीं बढ़ी, बल्कि संख्या बढ़ने के साथ साथ वहां पर अध्यापन का कार्य भी प्रारंभ हो गया। ऑनर्स कोर्स शुरू होने से विश्वविद्यालय और कॉलेज में शैक्षिक गतिविधियां बढ़ने लगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कहा गया कि ऑनर्स कोर्स और किस तरीके के विश्वविद्यालय में कोर्स चला जाएंगे, स्नातक स्तर पर ऑनर्स कोर्स और पास कोर्स। अब जब ऑनर्स कोर्स खुल गए तो कहीं ना कहीं आपकी शिक्षा व्यवस्था को ज्यादा बेहतर स्वरूप मिलने लगा। ठीक है, अगली चीज हम क्या देख रहे हैं, विभिन्न भारतीय भाषाओं के अध्ययन शुरू हो गए और उच्च अध्ययन और शोध के लिए सुविधाएं भी काफी विश्वविद्यालय स्तर पर मुहैया कराई गई। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद जो है वो सृजित किए गए। पहले प्रोफेसर के पद नहीं थे, लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर के पद काफी सारे आपके ओपन हो गए। कलकत्ता और अन्य विश्वविद्यालय में शिक्षा विभाग खोला गया। ठीक है, सैडलर विश्वविद्यालय आयोग द्वारा प्रस्तावित कदमों के कारण विश्वविद्यालय के आंतरिक प्रशासन का विकास भी किया गया। तो ये सारे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जो कि सैडलर आयोग के द्वारा हुए। ठीक है, तो अब हम अपना दूसरा आयोग पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे हर्टॉग समिति। हर्टॉग समिति को हम देख लेते हैं 1929 में ये आई थी। ठीक है, 1929 में इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेजेंट की। अब ये हर्टॉग समिति क्या है इसको भी हम एक बार जान लेते हैं। इसने क्या किया हर्टॉग समिति ने? हर्टॉग समिति ने समस्त भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने का काम किया। ये आपने ध्यान में रखना है। हर्टॉग समिति ने क्या किया? समस्त भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण किया और यहां पर इसने न केवल आपके माध्यमिक शिक्षा, ना तो केवल विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा, ना हाई स्कूल की शिक्षा, बल्कि इसने सभी की शिक्षा यानी कि जन शिक्षा पर बल दिया। ठीक है, हर्टॉग समिति ने जन शिक्षा पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सबसे पहले क्या किया? भारत का शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण किया और जन शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का काम किया। अब इसने विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के लिए भी यानी उच्च शिक्षा के लिए भी कई सुझाव दिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए भी कई सुझाव दिए और आपकी प्राथमिक शिक्षा के लिए भी काफी सारे सुझाव दिए। जब उच्च शिक्षा के क्षेत्र में इनके सुझाव और सिफारिशों की बात आती है तो उन्होंने क्या कहा कि भाई कुछ एफिलेटेड कॉलेज भी खोले जाने चाहिए। ठीक है, यानी कि एफिलेटेड कॉलेज क्या होते हैं? आधे सरकारी और आधे निजी हाथों में भी वो होते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि विश्वविद्यालय स्तर पर एफिलेटेड कॉलेजों की संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। ठीक है, और ऑनर्स कोर्सेज जो कि प्रारंभ किए गए थे उन ऑनर्स कोर्सेज को बेहतर बनाने की व्यवस्था पर भी ध्यान दिया गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और साथ ही आपकी उच्च शिक्षा के स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा के को बढ़ावा देने के लिए भी आपके हर्टॉग समिति ने ध्यान केंद्रित किया और ये कहा कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा दी जाती है उस प्राथमिक स्तर पर दी जाने वाली शिक्षा में अपव्यय और ठहराव जो है वो नहीं होना चाहिए। अपव्यय और ठहराव का तात्पर्य क्या है? उस समय कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे एडमिशन तो ले लेते थे, लेकिन बहुत कम ऐसे बच्चे होते थे जो पहली कक्षा में प्रवेश लेने के बाद चौथी कक्षा को पार कर पाते थे, यानी कि आप प्राथमिक स्तर पर ही वो पढ़ाई को छोड़ देते थे। तो इसमें ऐसी स्थिति में क्या हुआ? आपके आप जितना भी पैसा खर्च कर रहे हैं प्राथमिक स्तर पर, वो बच्चे आगे अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख रहे, तो ऐसी स्थिति में क्या व्यवस्था हो जाएगी? अपव्यय और ठहराव की, बच्चे रुके रह जाएंगे, पढ़ाई को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। ठीक है, और ये कहा गया कि आपका जो प्राथमिक शिक्षा है वो 4 वर्ष की अवधि उसके लिए निर्धारित की गई कि 4 वर्ष तक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा जो है वो दी जानी चाहिए। ठीक है, अब ये हर्टॉग समिति क्या है इसको भी हम एक बार देख लेते हैं विस्तृत रूप से। रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई इसके द्वारा? 1929 में इसने रिपोर्ट प्रस्तुत की। तस्वीर देख लीजिए, जोसेफ हर्टॉग की ये तस्वीर है जिन्होंने ये हर्टॉग समिति के अध्यक्ष के तौर पर जिन्होंने काम किया। इसको हम देख लेते हैं क्या है हर्टॉग समिति। सर फिलिप जोसेफ हर्टॉग समिति को भारत में शिक्षा के विकास पर सर्वेक्षण करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। क्या किसके लिए नियुक्त किया गया? ताकि ये जोसेफ हर्टॉग जो है वो भारत में आए और इनकी अध्यक्षता में हर्टॉग समिति का गठन किया गया। उस समिति को काम दिया गया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण किया जाए। ठीक है, अब शिक्षा पर हर्टॉग समिति ने 1929 में अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करी।
हार्टोग समिति ने 1929 में माध्यमिक और विश्वविद्यालय शिक्षा की तुलना में किसकी बात करी? जन शिक्षा पर ज्यादा ध्यान केंद्रित किया, इसलिए जन शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया है उन्होंने। ठीक है, अगली हार्टोग समिति ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा में अपव्यय और ठहराव की समस्या पर प्रकाश डाला। अपव्यय यानी कि आप जो भी खर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं, यदि बच्चे नहीं पहली क्लास से चौथी क्लास भी पार नहीं कर पा रहे तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? जो साधन उन पर लगाए जा रहे हैं, जब वो प्राइमरी एजुकेशन पूरी ही नहीं कर पा रहे तो वो क्या होंगे? वो बेकार चले जाएंगे, उनका अपव्यय होगा और कहीं ना कहीं उनकी जो एजुकेशन है उसमें रुकावट आ जाएगी। ठीक है, तो यही चीज है। अब हम इसको देख लेते हैं, हार्टोग समिति की क्या क्या सिफारिशें थी उनको एक बार ध्यान से देख लेते हैं। उच्च शिक्षा के संदर्भ में यहां पर हम सिफारिशों को देखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि क्या कहा गया, एफिलिएटेड कॉलेजों की संख्या जो है वो बढ़ाई जाए। तो पहली सिफारिश यही है, उच्च शिक्षा की बड़ी मांग को पूरा करने के लिए कुछ संबंधित विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की, यानी कि एफिलिएटेड जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको स्थापित किया जाए। समिति ने स्वीकार किया कि संबंधित कॉलेजों में शिक्षा का स्तर शिक्षण विश्वविद्यालय की तुलना में कम होगा। क्या कहा? हालांकि ये एफिलिएटेड कॉलेज खोलेंगे तो संख्या तो बढ़ेगी उच्च शिक्षा के कॉलेजों की, लेकिन कहीं ना कहीं जब गुणवत्ता की बात आएगी तो ये जो है ये विश्वविद्यालय जो सामान्य विश्वविद्यालय होंगे जो कि सरकार द्वारा ओपन किए होंगे उनकी तुलना में थोड़ा सा कम होंगे, इतनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहां पर नहीं होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उच्च शिक्षा में आपकी इससे बढ़ोतरी जरूर होगी। लेकिन उच्च शिक्षा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए यही एकमात्र तरीका है कि एफिलिएटेड कॉलेज जो हैं वो खोले जाए। अगला, कमेटी ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय को संबद्ध कॉलेजों के लिए शिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उनके लिए विश्वविद्यालय को टीचरों को भी अपॉइंट करना चाहिए, ताकि कॉलेज खुले तो आप उनके कॉलेजों में पढ़ाने के लिए शिक्षक भी उपलब्ध हो सके। ठीक है, अगली चीज क्या है, इनमें छात्रों की क्षमता और योग्यता के आधार पर विश्वविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया को नियंत्रित करने की सिफारिश दी गई। ऑनर्स कोर्स को और अधिक उन्नत बनाने की सिफारिश की गई और इसमें केवल विश्वविद्यालय में ही स्थापित किया जाना चाहिए। क्या कहा गया? जो ऑनर्स कोर्स हैं उनको और बेहतर बनाओ और जो ऑनर्स कोर्स है इनकी पढ़ाई कॉलेजों में नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज में कराई जाए। ठीक है, क्या कहा गया? ऑनर्स कोर्स को और बेहतर बनाने की कोशिश की जाए और ऑनर्स कोर्स के जितनी भी पढ़ाई हो रही है वो कॉलेजों में नहीं बल्कि विश्वविद्यालय स्तर पर उनकी पढ़ाई जो है वो करवाई जाए। ठीक है, अगली चीज, शिक्षा पर हार्टोग समिति ने बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रण करने के लिए व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने, व्यवसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी सिफारिश की। ठीक है, अगली चीज हम देख लेते हैं प्राथमिक स्तर पर। ये तो थे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जो सुझाव आपकी हार्टोग समिति ने किए। अब हम बात करेंगे प्राथमिक स्तर पर क्या सुझाव किए। सबसे पहले क्या चीज आ जाती है? अपव्यय और ठहराव की बात यहां पर प्राथमिक स्तर पर की गई है, तो उसी को देखते हैं हम। समिति देश में साक्षरता की अल्प वृद्धि में संतुष्ट नहीं थी। प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और ठहराव की समस्या पर आपकी समिति के द्वारा प्रकाश डाला गया कि किस तरह से बच्चे जो है वो प्राथमिक स्तर की शिक्षा भी पूरी नहीं ले पाते हैं। इसमें उल्लेख किया गया कि शिक्षा में विशेष चरण को पूरा करने के लिए से पहले विद्यार्थियों अपने स्कूल को छोड़ने के कारण धन और प्रयासों की बर्बादी करते हैं। क्या बर्बाद करते हैं? प्राथमिक स्तर पर ही जब अपना स्कूल छोड़ देंगे वो, तो उससे जो उन पर साधन लगे होंगे, धन भी बर्बाद होगा और कहीं ना कहीं जो एफर्ट करे होंगे वो भी कहीं ना कहीं बर्बाद होंगे। अब यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, निष्कर्ष क्या निकाला गया है कि कक्षा 1 में आपको वहां एक आंकड़ा दिया गया है कि कक्षा 1 में पढ़ने वाले प्रत्येक 100 विद्यार्थियों में से केवल 18 ही चौथी कक्षा में पढ़ रहे थे उस समय। ठीक है, उस समय केवल 100 विद्यार्थी यदि पहली कक्षा में एडमिशन लेते हैं तो 100 विद्यार्थियों में से केवल 18 बच्चे ही चौथी कक्षा तक जा पहुंच पाते हैं, वरना सारे वहीं पे अपनी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये आंकड़ा कितना कम है? 100 में से जब केवल 18 बच्चे जो है वो चौथी क्लास तक पहुंचेंगे तो इसीलिए कहा गया कि इसमें क्या होता है? अपव्यय और ठहराव आता है आपकी प्राथमिक शिक्षा में, क्योंकि जो धन लगा है वो भी बेकार चला गया और जितने प्रयास किए उनके प्रति वो भी बेकार चले गए। इस प्रकार निरक्षरता में एक वापसी हुई। अतः इससे प्राथमिक शिक्षा के सुधार के लिए उन्होंने निम्नलिखित उपाय दिए। क्या उपाय दिए? क्या क्या सुधार किए गए प्राथमिक शिक्षा में?
प्राथमिक पाठ्यक्रमों की अवधि कितने वर्ष की जाए? 4 वर्ष। काल क्या रखा गया? 4 साल की आपकी प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिए। और शिक्षकों की गुणवत्ता, प्रशिक्षण स्थिति, वेतन, सेवा स्थिति में सुधार किया जाए। जब शिक्षकों को बेहतर चीजें मिल पाएंगी, अच्छी टीचर्स की अच्छी क्वालिटी होगी, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर मिलेगी, उनको काम करने की स्थिति बेहतर दी जाएगी, अच्छा पैसा दिया जाएगा, अच्छी सेवा की स्थिति उनको दी जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसका सीधा प्रभाव किस पर आएगा? शिक्षा व्यवस्था पर भी उसका सीधा प्रभाव पहुंचेगा। बच्चे के रहने और पढ़ने के लिए गांव की दशाओं के साथ पाठ्यक्रम और शिक्षण के तरीके में भी सुधार किया जाना चाहिए। किसमें बात की गई? पाठ्यक्रम में भी, पाठ्यचर्या में भी सुधार करो, सिलेबस में भी सुधार करो, और शिक्षण के तरीके भी चेंज करिए। परंपरागत तरीके से ज्यादा बेहतर रहेगा कि टीचरों की प्रॉपर ट्रेनिंग हो और उसके बाद विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करके रुचिकर तरीके से बच्चों को चीजें समझाई जाए या पढ़ाई जाए। मौसमी और स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप स्कूल के घंटे और छुट्टियों का भी समायोजन होना चाहिए। अब ये क्या है, ये ध्यान में रखिएगा। कई बार अनेक ग्रामीण इलाकों में और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में भौगोलिक भिन्नता के कारण कई बार क्या होता है, पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के टाइम पे अभी भी ये व्यवस्था है कि उनके स्कूल की टाइमिंग बदल दी जाती है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी चीजें कही गई। यदि मौसम में ऐसा है कि बरसात का मौसम है या फिर सर्दी का मौसम है, तो इस हिसाब से मौसमी और स्थानीय आवश्यकता के अनुसार स्कूल के घंटे भी बदल सकते हैं और उनकी छुट्टियों का भी समायोजन कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी निरीक्षण कर्मचारियों की संख्या में भी वृद्धि करनी चाहिए। इन्होंने क्या कहा कि जो इंस्पेक्शन करते हैं स्कूलों का, उन इंस्पेक्टरों की संख्या भी बढ़ाई जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंस्पेक्शन होगा तो टीचरों पर एक दबाव बना रहेगा और वो बेहतर शिक्षण कर पाएंगे। अब हम देख रहे हैं कि माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए आपकी इस हरटोंग समिति ने क्या क्या प्रावधान किए। अब आप यहां पर देख रहे हैं, इससे पहले आपने जितने भी आयोग पढ़े थे, आपने 1813 के चार्टर एक्ट से शुरू किया था। ठीक है, और उसके बाद आपने अभी तक जितने भी व्यवस्था देखी, वहां पर कहीं ना कहीं एक उलझन आपको नजर आ रही है, वर्चस्व दिखाई दे रहा है केवल अपने हितों की पूर्ति का। लेकिन यहां से कहीं ना कहीं आपकी ब्रिटिश हुकूमत को पता चल गया था कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, हमें शिक्षा व्यवस्था पर थोड़ा बहुत फोकस करना ही पड़ेगा और शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की तरफ जो है वो अग्रसर होना ही पड़ेगा, वरना कहीं ना कहीं भारतीयों का आक्रोश या असंतोष हमारी सत्ता को उखाड़ फेंक सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से सारी चीजों की तरफ अब ध्यान केंद्रित किया जाने लगा है। अब हम माध्यमिक स्तर की शिक्षा के संदर्भ में सिफारिशें पढ़ रहे हैं हार्टोंग समिति की। ठीक है, समिति शिक्षा की प्रगति से संतुष्ट थी, लेकिन यह बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा के पूरे क्षेत्र में केवल मैट्रिक परीक्षा का ही बोलबाला है, यानी कि वर्चस्व किसका है? 10वीं क्लास की शिक्षा का ज्यादा वर्चस्व है। इस दोष को दूर करने के लिए, माध्यमिक शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए समिति ने कई सिफारिशें दी, जो क्या हैं उन्हें हम देख लेते हैं। मैट्रिक के वर्चस्व को कम करने के लिए समिति की सिफारिश करती है, वो ये अपनी सिफारिश करती है कि भाई जिस तरीके की व्यवस्था की गई है कि केवल 10th क्लास को ज्यादा वैल्यू दी जा रही है, वो उतना ज्यादा उसको बढ़ावा ना दिया जाए। अगली चीज क्या कह रहा है? ग्रामीण गतिविधियों के लिए एक अधिक विविध पाठ्यक्रम शुरू किया जाए, यानी कि उनका जो पाठ्यक्रम है उसमें बहुत सारी गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए। मध्य चरण के अंत में अधिक लड़कों का औद्योगिक और व्यवसायिक करियर में मोड़, और जिसके कारण उन चरणों में वैकल्पिक पाठ्यक्रमों का प्रावधान किया जाना चाहिए। यानी कि माध्यमिक शिक्षा में क्या कह रहे हैं? ये मुख्य रूप से कह रहे हैं कि भाई मैट्रिकुलेशन, यानी आपकी जो 10वीं तक की जो शिक्षा है उसका जो वर्चस्व चल रहा है, उस वर्चस्व को कम किया जाए। साथ में क्या बात की गई? साथ में ये कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम जो है वो वहां पर स्थापित किए जाएं, और क्या कहा कि भाई माध्यमिक स्तर पर ऐसे पाठ्यक्रम चलाए जाए जिसमें व्यावसायिक शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो ये तो थी आपकी हार्टोंग समिति, दोनों हमने यहाँ पर कवर की हैं, जिसमें पहले हमने सैडलर कमीशन या कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग पढ़ा है और दूसरा हमने हार्टोंग समिति को पढ़ लिया है। आज की क्लास यही 2 समितियों पर आधारित थी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हो रहा है। कल से क्योंकि हमारी क्लास ये बहुत छोटी हो जाती है, क्योंकि छोटी छोटी समितियां और हर क्लास में हम केवल 2 ही शामिल करेंगे, क्योंकि ज्यादा में आप लोगों के दिमाग में क्लैश स्थापित हो जाता है। तो कल से हम हायर एजुकेशन के MCQ भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हैं। चलिए,
वरना आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर समझ नहीं आया है, क्लास को दोबारा से देख लेंगे। जो मेन पॉइंट्स है वो आपको याद रखने हैं। कुछ ब्रीफ क्वेश्चन आ जाते हैं, कौन सी समिति कब स्थापित हुई थी, क्या मुख्य सिफारिशें उसमें की गई थी, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कल एक नए टॉपिक के साथ, हायर एजुकेशन ही, अभी हम कुछ 4-5 दिन हम इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। जब हम ये प्राचीन को खत्म कर लेंगे, जितने भी हमारे स्वतंत्रता से पहले के जितने भी थे, उसके बाद हम आफ्टर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारे जो संगठन थे उस पर आ जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही हम वो वाले संगठन स्टार्ट करेंगे, मैं नई यूनिट आपकी यहाँ पर स्टार्ट कर दूंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में बने रहने के लिए। देखिए, पहले पेपर 1 में कंप्लीट करा लूं। पेपर 1 जैसे ही कंप्लीट होता है, आपके पेपर 2 पर मैं आ जाऊंगी। टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो चुका है, कम्युनिकेशन कंप्लीट हो चुका है, आईसीटी कंप्लीट हो चुका है। हायर एजुकेशन बहुत ही जल्दी आपका स्टार्ट, ये खत्म हो जाएगा लगभग, इसको लेकिन टाइम लगेगा आपको ये हायर एजुकेशन को खत्म करने में। करीबन ये वाला महीना और नेक्स्ट मंथ भी लग सकता है, लेकिन मैं साथ में न्यू यूनिट जो है वो स्टार्ट कर दूंगी। और आपकी बोर्ड कॉम्प्रीहेंशन की यूनिट में ज्यादा कुछ नहीं है, उसके लिए हम 2 क्लासेस में कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको गद्यांश, 1 गद्यांश मिल जाएगा, उसमें से आपने उत्तर करने हैं। 2 गद्यांश को करके हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे 2 क्लासेस में। ठीक है, और बच गई फिर उसके बाद आपकी पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की और रिसर्च एप्टीट्यूड की, ये 2 यूनिट। उसके बाद मैं आपका पेपर 2 भी स्टार्ट करा दूंगी जल्दी से। ठीक है, तो उसके बाद हमारा पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में बने रहने के लिए। ठीक है, नमस्कार। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, स्वागत है सभी का, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं सबका हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग सभी को, नमस्कार। आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज की जो हमारी क्लास है वो रहने वाली है हायर एजुकेशन की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद और दूसरा शैक्षिक नीति पर संकल्प। ठीक है, ये 2 टॉपिक आज के सेशन में हम हायर एजुकेशन के कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आज के सेशन में बात कर लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। देखिए, क्लास को स्टार्ट होने में थोड़ा सा समय लग जाता है, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं, तो उसको स्टार्ट करने में ही थोड़ा बहुत समय जो है वो यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का बात करने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की। आप सभी ये जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद जो है उसका नाम से ही आप स्पष्ट हो रहा है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर जो है गठित किया गया। 10 दिसंबर 1905 को इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार की गई। ठीक है, कितनी तारीख को? 10 दिसंबर 1905 को इसकी एक पृष्ठभूमि तैयार की गई। इसके निर्माण के लिए बंगाल के जितने भी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी नेता थे, उन सभी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इस परिषद के गठन में। इन्होंने क्या चाहा? इन्होंने चाहा कि हमें एक ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद चाहिए जो कि भारत में